वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे कि अगर मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी ने कोई भी सर्विसेज दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो उस केस में जीएसटी कैसे एप्लीकेबल होगा। देखो, जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी समझने से पहले ये समझ लो कि ओवरसीइंग कमेटी होती क्या है। ओवरसीइंग कमेटी का मतलब आरबीआई ने एक ऐसी कमेटी बनाई है जो कि आरबीआई के हर एक डिसीजन को लेकर के काम करती है। आरबीआई ने कोई भी डिसीजन लिया तो वो अपनी कमेटी से डिस्कस करती है। इसके मेंबर कौन होते हैं, सबसे पहले तो ये समझो, जो रिटायर्ड जजेस होते हैं, बहुत मतलब प्रोफेशनल और बहुत इंटेलिजेंट मेंबर्स इनके होते हैं, जो वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं। जो रिटायर्ड जजेस हो गए या फिर बैंक ऑफिशियल्स हो गए, वो लोग मेनली इनके मेंबर होते हैं, जिनको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। हर एक आरबीआई के डिसीजन मेकिंग में ये लोग हेल्प करते हैं। कोई भी आरबीआई गाइडलाइन इशू करती है, आरबीआई कोई भी गाइडलाइन इशू करती है, तो ये देखते हैं कि बैंक उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। बैंक के सभी जो काम है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, ये चेक करती है। ये सपोर्ट करती है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को। ये क्या करती है, ओवरसीइंग कमेटी सपोर्ट करती है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को, रिव्यू करती है उनकी जो भी, जैसे उन्होंने कोई भी नया लोन निकाला, ठीक है, वो अपनी कोई भी सजेशंस आरबीआई को प्रोवाइड करते हैं, तो उसको रिव्यू कौन करता है, रिव्यू करती है ओवरसीइंग कमेटी। तो इस तरीके से वो आरबीआई को सर्विसेज देती है। पहले क्या होता था, पहले जो ये सर्विसेज दी जाती थी ओवरसीइंग कमेटी से आरबीआई को, ये सर्विसेज टोटली एग्जम्प्ट होती थी, इनके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं होता था। लेकिन बाद में इसको आरसीएम के अंतर्गत ले आए। आरसीएम के अंतर्गत क्यों लेकर के आए, ताकि जो एक चेन है ना आईटीसी की, वो ब्रेक ना हो। देखो, अगर बीच में कोई भी सर्विसेज एग्जम्प्ट हो जाती है ना, तो उस सर्विसेज से रिलेटेड आईटीसी भी आप क्लेम नहीं कर सकते, तो इन लोगों का आईटीसी भी खत्म हो जाता था। तो ये चेन ब्रेक ना हो, इसके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया जीएसटी कमेटी के थ्रू। उन्होंने क्या निर्णय लिया कि अगर मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसी ओवरसीइंग कमेटी जिसको किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, अगर इन्होंने कोई भी सर्विसेज दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो उस केस में यहाँ पे आरसीएम के बेस पर जीएसटी पे किया जाएगा। ये सर्विसेज एग्जम्प्ट नहीं होंगी, ये सर्विसेज एग्जम्प्ट नहीं होंगी। इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से यहाँ पे टैक्स पे किया जाएगा। मेनली इनका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई को सपोर्ट करना, उसकी गाइडलाइंस को सपोर्ट करना, ठीक है। बैंक्स कोई भी डिसीजन लेंगे, आरबीआई जो है वो सबसे पहले ओवरसीइंग कमेटी से उनको रिव्यू करवाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होता है, अगर कोई भी इंडिविजुअल है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का काम कर रहा है वो, तो इस केस में आरसीएम किस तरीके से एप्लीकेबल होगा। देखो, सबसे पहले तो सर्विसेज देने वाला कौन आना चाहिए, हु इज द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर सर्विसेज दे रहा है, हु इज अदर देन, ध्यान से पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अदर देन हु, बॉडी कॉर्पोरेट। एक तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म नहीं होनी चाहिए, एलएलपी नहीं होनी चाहिए, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। ओनली ये किस चीज के ऊपर अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के ऊपर एप्लीकेबल है। प्रोवाइड किसको करेगा सर्विसेज, या तो बैंकिंग कंपनी को या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, या तो बैंकिंग है या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इन्हीं को अगर सर्विसेज दी तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा। इस केस में आरसीएम के हिसाब से टैक्स पे किया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होता कौन है, देखो सीजीएसटी एक्ट में कहीं भी इसकी डेफिनेशन नहीं बताई गई कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कौन सा है, पर जनरल भाषा में समझ लो, ऐसा पर्सन जो मार्केट में आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल कंज्यूमर्स को, यानी ऐसे कंज्यूमर जो बैंक की सर्विसेज लेना चाहते हैं, जो बैंक से लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, जो बैंक से या एनबीएफसी से लोन लेना चाहते हैं, उनके जो पोटेंशियल कस्टमर है, पोटेंशियल यानी जो उनके कस्टमर बनना चाहते हैं, पोटेंशियल कस्टमर यानी जो उनके कस्टमर बनना चाहते हैं, वो एक तरीके से बोरोवर्स को गाइड करते हैं कि लोन एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे लगेगी। ये इंश्योर करते हैं कि सारी डॉक्यूमेंटेशन भैया सामने वाले ने कंप्लीट कर ली और ठीक हो। अब एक पर्सन बैंक के पास जाएगा, उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको पता ही नहीं है कागज लगाने कैसे हैं, प्रोसेस क्या रहेगी, तो ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वो लोग होते हैं जो इनको ये प्रोसेस समझाते हैं, इनको एजुकेट करते हैं, प्लस सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाते हैं, एक तरीके से इनको बैंक से लोन लेने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर देते हैं।
बैंक से सर्विसेज लेने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अगर ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ध्यान रखिएगा, अगर ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बॉडी कॉर्पोरेट हो, पार्टनरशिप फर्म हो या एलएलपी हो, तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, फिर यहाँ पे आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। इन दिस केस फॉरवर्ड चार्ज लगेगा अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है। बट अदर देन दीज कोई भी है, यानी अदर देन दीज कौन बच गया, इंडिविजुअली तो बच गया। अगर वो इंडिविजुअल है तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, आरसीएम अप्लाई हो जाएगा। आरसीएम के बेस पे इस केस में टैक्स लगेगा। तो ओवरसीइंग कमेटी का गाइस हमने देख लिया कि ओवरसीइंग कमेटी में कब आरसीएम लगेगा, और ओवरसीइंग कमेटी क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के केस में कब आरसीएम लगेगा। वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक जरूर कर देना। अदर भी आरसीएम की वीडियोस मैंने दी हुई है, कंप्लीट प्लेलिस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, अगर आप आरसीएम की कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो, ठीक है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई भी इशू आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।